Our question is define management. Describe the 14 principles of management by Henry Fayol. कुछ डेफिनेशंस मैं शेयर करूंगा मैनेजमेंट की। वैसे बेसिकली तौर पे हम दो ही डेफिनेशन लिखते हैं और हमने भी जो अपने क्लासेस में पढ़ी हैं वो सिर्फ दो बेसिकली तौर पे पढ़ी हैं, तो वो दोनों डेफिनेशंस आपके पास मार्क्स हैं। मैनी ऑथर्स डिफाइन मैनेजमेंट एज, बहुत से ऑथर ने मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है, द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग इन्वायरमेंट वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा चैलेंज जहाँ ऐसा क्रिएट करना इन्वायरमेंट, क्योंकि ये एक चैलेंज है आपके लिए, जहाँ पर लोग एक साथ, इंडिविजुअल नहीं, एक साथ कुछ इस तरीके का वर्क करें कि अचीव जो हो रहा हो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो रही हो। अगर मैं इसको बहुत सिंपल लूँ, मुझे कोई काम दिया गया है, मतलब मेरा 10 का ग्रुप है कि आप लोगों को 2 घंटे के अंदर ये काम करना है, तो हम सबका एम एक है कि 2 घंटे के अंदर हमें ये काम करना है। ये बात अभी मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कोई कुछ ज़्यादा काम करेंगे, कोई थोड़ा कम काम करेंगे, लेकिन काम सबका बैलेंस जा रहा होगा। सभी ने कुछ ना कुछ किया होगा, किसके लिए? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, फेल डिफाइंस मैनेजमेंट एज द कॉन्सेप्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस दैट एनेबल गर्ल्स टू बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड अफेक्टिवली। एक ही बात है। क्या कह रहे हैं फैगल ने, किस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट, टेक्निक आपको हमेशा पता है कुछ डिफरेंट होती है मेथड से। मेथड मतलब 1 2 3, टेक्निक कि जल्द अज जल्द हम ये काम कर लें। अगर मैं 1 2 3 4 5 तो 10 सेकंड में 10 बोल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 10 सेकंड में 10 से ज़्यादा की काउंटिंग कर लूँ तो वो टेक्निक कहलाती है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। एंड प्रोसेस, मरहला, एक के बाद एक जो हो रहा है, कुछ इस तरीका का एनेबल करना, स्टार्ट कर देना जो क्या करे, आपका गोल अचीव करवा दे आपसे, किस तरीके से, जो कि असरअंदाज भी हो और लोगों के लिए भी अच्छा हो। अब जहाँ पे भी एफिशिएंट की बात होती है, मतलब 100% होने की कोशिश की जाए, तभी 1 होगा ना, एफिशिएंसी आ जाए। और इफेक्टिवली जो अगले बंदे उस चीज़ को पढ़ें, उस कोटेशन को पढ़ें, उस चीज़ को देखें, तो कहें कि ये काम हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो ये 2 डेफिनेशन मैनेजमेंट की हो गई। यहाँ पर जस्ट आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या तो बेहतर से बेहतरीन अंदाज के लिए लिख सकते हैं, मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज द परफॉर्मिंग ऑफ फॉलोइंग द फंक्शंस, लिख दें यहाँ पे जो भी लिखा आप उसको छोड़ते हैं, द परफॉर्मिंग ऑफ द फंक्शन लिख दें। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग हो। सबसे पहले हम टीचिंग लर्निंग मेथड पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपकी होती है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे आप शादी की बात कर लूँ, हम डेट फिक्स कर लेते हैं, प्लान कर लिया। ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से होगा इवेंट, टाइम सेट करना, ये करना, वो करना। स्टाफिंग कह रहे हैं, वहाँ पे पीपल कहेंगे कि किन किन लोगों को हमने इनवाइट करना है। देन कौन उन्हें रिसीव करेगा, डायरेक्ट कौन कर रहा होगा कि उनकी ये जगह है, उनकी वो जगह है। कंट्रोलिंग मतलब कितने गेस्ट ओवरकम आ जाते हैं, ओवरकम करना उनको मुश्किल हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कंट्रोल कौन करेगा कि ये रूम इनका है, ये रूम उनका है, इस तरह की चीज़। या आप यहाँ नहीं जा सकते, ये लेडीज़ पोर्शन है, ये जेंट्स पोर्शन है। तो हर चीज़ में मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट ऑल्सो मे बी डिफाइंड एज गेटिंग थिंग्स डन through the efforts of other people and the functional breakdown to at least 2 major responsibilities, on of which is planning and other is कंट्रोलिंग। क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट को और भी हम किस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि कुछ इस तरीके से आप काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही है दूसरे लोगों की, एंड द फंक्शनल ब्रेक डाउन टू एटलीस्ट 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम थोड़ा सा कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन प्लानिंग अगर अच्छी नहीं है और कंट्रोलिंग आपकी अच्छी नहीं है तो मैनेजमेंट कभी अच्छी नहीं होगी। स्टाफिंग में क्या होता है, काम थोड़ा कम होगा ना तो हम उनको इतना कैपेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन कह सकते हैं चलो इनसे इतनी उम्मीद थी नहीं। अब एक किसी क्लास का रिजल्ट आता ही नहीं है 78% से ज़्यादा, तो 85 भी आएगा तो इतनी ज़्यादा खुशी होगी, चलो यार 70s में तो आ रही है ना, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं हो, मतलब अगर 78 के बाद 73 किसी की है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इन बच्चों में आपस में कंपटीशन है, इस सेंस में। और हम लिख सकते हैं, वैसे तो आपको पेपर में 2 ही लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू सम अदर पीपल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज, मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है द मेकिंग ऑफ डिसीजन एंड गिविंग ऑफ ऑर्डर्स, कि आप डिसीजन लेने वाले बने कि ये डिसीजन ले लिया है, इतनी की प्रोडक्शन करनी है या कुछ भी है, एंड गिविंग ऑफ ऑर्डर्स, और आपको ऑर्डर्स भी देने आ रहे हों। ऑर्डर्स की मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, कभी हुक्म नहीं होती, कभी लिमिटेशन नहीं होती, कभी बाउंड्रीज नहीं होती, जस्ट अवेयरनेस होती है कि आपको ये काम इतने तक कर लेना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी इनकम और जनरेट हो सकती है, अदरवाइज़ आप काम करने वाले बनेंगे लेकिन आप में एक
वो बात नहीं होगी जो होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में। इस सेंस में हम ऑर्डर्स का कह रहे होते हैं। सो दैट मैक्सिमम ऑफ आउटपुट कुड बी ऑब्टेन्ड, कि जितना आउटपुट हमें लेना है, जितना हम परसेंटेज ले सकते हैं पेपर में हम लें, विद द मिनिमम ऑफ इनपुट, कि अपना इनपुट आपने मिनिमम दिया, इतनी मेहनत नहीं किया आपने। आप पैदल चल के कोई काम करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, बट एक पॉइंट पे आप थक भी जाएंगे क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। तो अभी हमने कुछ किया, कैप कर ली, कुछ कर ली, तो क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम में आप पहुंच गए ना, मतलब मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप वक्त पे वहाँ पहुँचे और आप थके भी नहीं। इस सेंस में मैनेजमेंट इज़ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच अंडरलाइंस द आर्ट। एक ऐसी बॉडी होती है ऑर्गेनाइज नॉलेज की जो अंडरलाइन कर रही होती है उसका आर्ट। जैसे मुश्किलात का आपकी लाइफ में आना इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप उसको अंडरलाइन करते हुए निकल रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। कहते हैं ना कि रंज से खोकर मिट जाता है इंसान, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो यही तो है ना कि आप पे अगर तकलीफ़ें आती हैं, आपकी लाइफ में एक जर्नी आ रही है, आपकी लाइफ की जर्नी है जिसमें थकन है, तो आप उसके आदी हो जाते हैं। खैर ऐसे ही मैंने एग्जांपल दी है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट द मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या है कि क्या मैनेजर कर रहा है, क्या मैनेजर कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी घर को किस तरीके से मैनेज करके चल रही हैं, यही मैनेजमेंट है। इन शॉर्ट मैनेजिंग बाय द मैनेजर इज़ मैनेजमेंट। वो जो मैनेज कर रही हैं, मैनेजिंग कर रही हैं ना चीज़ों की। अब कितने घर में ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होता है लेकिन बाकी रूम अच्छे नहीं होते, तो उन्होंने सिर्फ ड्राइंग रूम को, उनके मैनेजर ने, उनके घर के, मिसाल के तौर पे आपकी वालदा ने सिर्फ और सिर्फ क्या एज अ मैनेजर आपकी ड्राइंग रूम को मैनेज अच्छा किया है, तो वहाँ की मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की है। मैनेज इज़ द वर्ब, मैनेजमेंट इज़ द नाउन। ये सारी बातें तो हमने पढ़ी हुई है, क्या करना है, सही है। और मैनेजिंग भी क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये बस मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड बाय फैयल, हेनरी फैयल की जो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ऑल द मैनेजर्स। कि आप काम को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है एग्जिस्टेंस में, मिसाल के तौर पे आज फर्स्ट डे है और आपके पास ऑलरेडी आपने डेमोज लेके 10 टीचर्स को हायर किया हुआ है। वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। वर्क को हमेशा आपने डिवाइड करना है उनकी स्किल्स पर, कि उनके पास कौन कौन सी कमांड्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं और कितना वो स्पेशलाइज्ड हैं इस सब्जेक्ट में या इस फील्ड में। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी व्हेन परफॉर्म्ड, जब भी स्पेशलाइजेशन वाला बंदा कोई काम करता है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल पर जाती है। मुझे लोग कहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये सब्जेक्ट, मैंने फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों की डिमांड पे पढ़ाना शुरू की थी और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाइड हुआ। बट केमिस्ट्री is my favorite subject and I am experienced in this. Next, maths my specialized, stats my specialized। तो ये सब्जेक्ट हैं। अब इसके अलावा मैं अकाउंटिंग पढ़ाने बैठ जाऊँ ना तो मैं स्पेशलाइज नहीं कहलाऊँगा, और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं होती वहाँ पे एफिशिएंटली वर्क नहीं होता, ना इफेक्टिवली होता है। बस ये होता है कि थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इंसान पास हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन उसकी अथॉरिटी लेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा। अकॉर्डिंग टू फैयल, अथॉरिटी मस्ट बी delegated to get the work done. Authority is the combination of official and personal factors. Official authority is the power which has been given by the company and personal authority is the intelligence, experience, moral worth etc. which are personal। कि personal authority हमेशा आपको intelligence के बिहाफ पे मिलती है कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं, आपके कौन से काम को किस तरीके से चला रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है, मोरल आपकी क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वर्थ क्या है, और ये सब पर्सनल है। और ऑफिशियल में क्या होता है, इज़ द पावर विच हैज़ बी गिवन बाय द कंपनी। कितनी जगह आपने देखा है कि बैचलर्स हैं लड़के, आई मीन टू से, और उन्होंने जस्ट 4 ईयर्स एजुकेशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स हैं, पीएचडी नहीं है वो ना, उन्होंने कुछ और ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल अथॉरिटी उनको दी हुई है। तो अथॉरिटी क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफिशियल और पर्सनल फैक्टर्स का। थर्ड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट लीडिंग टू कंपनीज गोल। देखिए डिसिप्लिन लाइफ में हमेशा ज़रूरी होती है कि आप दूसरों की बात सुनते हैं, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट करते हैं हर के एग्रीमेंट की जो कि आप लीड करते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के गोल्स के लिए। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी चोस एंड कन्फ्यूजन। क्या होता है जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होती, देयर विल बी चोस मतलब अफरा तफरी, पैनिक होता है, एंड कन्फ्यूजन,
और कन्फ्यूजन होता है, यार इन्होंने ये वाली बात की नहीं, अब ये बात कर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी कॉल पे बात कर रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब एक एथिक्स भी फॉलो नहीं हो रहा, जो कि हमारा कुरान 97% कह रहा होता है। एंड कंपनीज गोल विल नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड, इस तरीके से कंपनी के जो गोल्स हैं वो अकॉम्प्लिश नहीं होंगे, और अगली बार से जो आपके मैनेजर हैं या आपके बीएम हैं वो कभी भी आपको नहीं करेंगे अलाउ कि नहीं ये बंदा नहीं जाएगा मीटिंग पर, क्योंकि ये वहाँ जाकर पैनिक क्रिएट करता है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है कि आप दूसरों से बढ़तर बन सकें, दूसरों से बेहतर बन सकें, हर लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत होगी, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, चाहे कहीं पर भी आप हों। Unity of command. According to Fair, employees should receive orders from only one superior who is immediately above him in the line. क्या कह रहे हैं? According to Fair, employees should receive order. कहाँ से उस employees को receive करना चाहिए order? सिर्फ उनसे जो कि एक हों, superior हो सबसे ज़्यादा, और immediately above him, और अगर वो काम नहीं कर सके employees तो वो बंदा फ़ौरन से कर दें। मिसाल के तौर पे सॉरी टू से, मैंने देखा है डांसिंग में कि कितने ऐसे लोग मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं छोटे बच्चों की नॉर्मल लेवल पे भी, जिन्हें खुद तक डांस नहीं आता, तो वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी मिस्टेक्स को। तो यही तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहे हैं और जिन्होंने ऑर्डर दिया था करने का, तो उन्हें भी वो काम करना आना चाहिए, क्योंकि क्या है, आप अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं इसकी हमेशा ये मीनिंग है कि आप उनसे सुपेरियर हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी अ क्लैश ऑफ अथॉरिटी एंड एक्टिविटीज़ ओइंग टू विच द वर्क विल नॉट बी परफॉर्म्ड स्मूथली। इसके बाद क्या होगा कि क्लैश हो जाएगा, या तो दो कंडीशन है यहाँ पे, एक ये कि ओवरकम फ़ौरन कर लें, एक ये कि किसी और की बात ना सुने, वरना दोनों के दरमियान क्लैश हो जाएगा, तनाज़ा पैदा होगा। एंड एक्टिविटीज़ ओइंग टू विच द वर्क, जो काम आपको करना है, जो एक्टिविटीज़ आपको करना है वो कि अच्छी तरीके से नहीं होगी, स्मूथली नहीं होगी, अफरा तफरी में हुई भी होगी और अनप्लान्ड चीज़ें होंगी, और हमने मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज करना है। Unity of direction. According to it, each group of activities having the same objective must have one plan and one head. कह रहे हैं कितनी दफ़ा जो है ना डायरेक्शन जो है हमें गलत मिल रही होती है। सेम काम है, 9 के बच्चों को अगर मैं कहीं और भी पढ़ा रहा हूँ तो दोनों को सेम लेके चलूँ ना, ताकि अगर आपस में उनका मैं रिप्लेस कर सकूँ एक दूसरे से, या एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाऊँ उनको कहीं पर, तो वो दोनों बेहतर वर्क कर सकें। इस तरीके से कह रहे हैं कि हर ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ है ना सेम ऑब्जेक्टिव पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल्स हमारे सारे सेम होते हैं ना, कि ऑब्जेक्टिव आपका एक है, टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ फला, टू गिव आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मस्ट हैव वन प्लान और वन हेड होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू जनरल इंटरेस्ट, क्या सबऑर्डिनेशन होने चाहिए किसी इंडिविजुअल का जनरल इंटरेस्ट के लिए? व्हेन देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन टू एम्प्लॉयज़, अगर दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान क्लैश हो जाते हैं किसी बात पर, द मैनेजमेंट मस्ट रिकॉन्साइल देयर डिफरेंसेस, मैनेजमेंट को उनके मसले मसाइल जो भी जिस बात पे वो आपस में झगड़ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू रीच कंपनी गोल्स, क्योंकि दोनों शायद बेहतर काम कर रहे हैं, तभी तो उनमें तनाज़ा हुआ, तभी तो उनमें जो है क्लैश आए। तो अगर आपने उन दोनों को सही नहीं किया ना, तो आपको कंपनी को क्योंकि आप या कंपनी सेम है, तो आपकी कंपनी जो है अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएगी। इस बात को जहन में रखना आपने। रिम्यूनरेशन क्या है? रिम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी फेयर, रिम्यूनरेशन जो है एम्प्लॉयज़ को आप देते हैं वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए और बेस्ड ऑन इक्विटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि किसी को किसी के फेवरेटिज़म के बिहाफ पे हम दे रहे हैं। देखिए, फेवरेटिज़म इज़ द वेरी गुड, किसी की पर्सनैलिटी का फ़ैन होना, किसी की बात करने का फ़ैन होना, किसी की ड्रेस सेंस का फ़ैन होना, मानता हूँ मैं। लेकिन अभी आपका जो मेन गोल है कि कौन आपकी कंपनी को आसमान की बुलंदियों पे लेकर जा रहा है, आप उसको देखेंगे। सैलरीज़ एंड फ्रिंज बेनिफिट्स मस्ट बी इनफ टू मोटिवेट वर्कर्स, क्योंकि अगर उनको सैलरी काफ़ी होती है, आप सैलरी दे दें, कुछ बोनस दे दें, वो एम्प्लॉय के लिए बहुत होता है, वर्कर्स के लिए बहुत होता है। Centralization. By the principle of centralization, FAIL means that how much authority should be delegated to the employees and retained by the super. The larger the organization, the higher will be the degree of delegation of authority. Decentralization is the division of work and delegation of authority. 9th हमारे पास है स्केलर चेन। देयर शुड बी अ चेन ऑफ सुपेरियर्स डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट echelon. Super plus
सुपरफ्लुअस जिसको एक्सेसिव कहते हैं हम, लेवल शुड बी अवॉइडेड। हमारे पास क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, चेन ऑफ सुपेरियर डाउन्स के होने चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पे। मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर आसान से कर दूं कि जो बंदे हायर हैं, मतलब जिन्हें पता है कि वो ये काम कर सकते हैं, तो वो ये काम कभी भी लोअर को नहीं दें, वो लोअर को वो काम दें जो वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज़ पर कमांड हासिल है तो आप वही नहीं करते रहें, कुछ न्यू करें। कभी कभार न्यू करने से आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्यूरीज आती हैं। एक्सेसिव लेवल शुड बी अवॉइडेड। हमें अपना एक्सेसिव लेवल जो है कि हम इस काम में माहिर हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑर्डर, बाय ऑर्डर फाइल रेफर्स टू मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर, कि कौन कौन से मटेरियल किसी काम में यूज़ होंगे और सोशल ऑर्डर क्या है। मिसाल के तौर पर कितनी जगह पे एयरपोर्ट की तरफ मैं बात करूँ, मॉडल कॉलोनी वगैरह पे 4th फ्लोर 5th फ्लोर अलाउ है नहीं, 3rd भी बहुत मुश्किल से अलाउ कर रहे हैं, तो वो सोशल ऑर्डर कहलाते हैं। तो वहाँ पे आप अपने मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करेंगे, या तो इट मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, जो भी प्लेस आपके पास है, कहीं पर भी है, वो किसी के लिए भी है, एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन इट और हिज प्लेस, उस प्लेस की बात हो रही है जहाँ जहाँ पर वो लोग मौजूद होंगे। इक्विटी, मैनेजमेंट मस्ट मेंटेन इक्विटी अमंग द एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट हमेशा यही चाहता है कि तमाम वर्कर्स के दरमियान, तमाम एम्प्लॉयज़ के दरमियान क्या हो, इक्विटी हो, मसावात, जो कि हमारा इस्लाम भी हमें दर्ज देता है। इक्विटी विल फैसिलिटेट टू ड्रॉ मैक्सिमम लॉयल्टी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, क्योंकि इससे पता है आपके एम्प्लॉयज़ बहुत वफादार होते हैं। आप अगर अपना आंसर जस्टिफाई करना जानते हैं कि देखिए हमने उनकी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ की है, क्योंकि आपको पता है बातें इधर उधर हो जाती हैं, पता चलती हैं, तो किस बिहाफ़ पे की है, क्योंकि वो थोड़े से आपसे बेहतर हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इंटर पास को और बीएस को, बीई को एक लेवल पे कहूँ तो ये फिर थोड़ी सी तज़लील होगी ना। वैसे तो तमाम इंसान एक लेवल पर हैं, लेकिन एज एन एजुकेशन बेस आई एम टॉकिंग दैट दे कांट बी सेम। अब मैं जैसे अगर बात करूं कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की और फिर मैं कहूँ पीएचडी, दोनों सेम है, तो इस तरह नहीं, ग्रेजुएशन दोनों हैं लेकिन दोनों सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन आई जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड। जॉब की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, टू गेट देयर मैक्सिमम ऑफ आउटपुट, कि वो करें। मिसाल के तौर पे उनके दिल में ये गलबा नहीं होना चाहिए, उनके दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी नहीं है, तभी तो हम परमानेंट कर देते हैं ना 3 महीने बाद। हाई लेबर्स टर्नओवर काउजेस ग्रेटर कॉस्ट एंड इन्वॉल्व्स मैनी हैज़ार्ड्स। इनिशिएटिव क्या है, इट मीन्स थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूट अ प्लान, कि क्या आप सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में और फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पे डांसर्स क्या पकड़ते हैं, बीट्स पकड़ते हैं ना, कि ये बीट्स कितने मिनट में आ रही है, उसको पकड़ते हैं, वो कितने सुपर मूव्स अपने दे सकते हैं। दोज हु आर हाई अचीवर्स एंड हैव इनिशिएटिव शुड बी इंकरेज। जो बहुत ज़्यादा हाई अचीवर्स हैं उनको कहें कि वो सबको अपनी तरह बनाने की कोशिश करें, और उनको एंड हैव इनिशिएटिव शुड बी इंकरेज, और आप भी उनको इंकरेज करें। और दे गेट सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन देयर आइडियाज़ आर ऑनर्ड। वो कब सेटिस्फाइड होते हैं, जब उनके आइडियाज़ को ऑनर किया जाता है। एंड सॉरी, मैं 14 पॉइंट एक्सप्लेन से पहले थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि देखिए कितने पॉइंट हैं स्केलर चैन, जो कि मुझे पता है शायद मैंने इतना अच्छा नहीं समझाया, लास्ट पेज पे भी चीज़ें थी, तो उनकी मीनिंग आपने याद रखनी है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉपिक में इंटर रिलेट हो गई हैं। और उर्दू एक्सप्लेनेशन हर की डिफरेंट होती है, ये बात भी जहन में रखिएगा। और इंग्लिश में भी मैं बात कहूँगा कि कितनी होती है, प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत पढ़ी है, लेकिन आप लोग भी प्रोनाउंस करते हैं ना, प्रोनाउंस होता है हालांकि, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप लोग अपने जहन में रखिएगा। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इट रेफर्स टू टीम वर्क। एस्पिरिट डी कॉर्प्स की क्या मीनिंग है, टीम वर्क एंड कलेक्टिव फोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मस्ट बी यूज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तमाम लोग एक पॉइंट पर हैं और एक ने सोचा उसके बारे में और उस पर ही टीम वर्क स्टार्ट की। टीम स्पिरिट मेक इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम ऑफ आउटपुट। जब टीम वर्क होती है ना, तो एक स्पिरिट होता है उनमें कि उन्हें ये काम कर गुजरना है विद अ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ आउटपुट, इनपुट, जिसमें उनका इनपुट क्या होता है, मिनिमम होता है। आई होप कि तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा और रिव्यूज़ लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एंड सॉरी, बहुत से कमेंट्स, ऑलमोस्ट 25+ कमेंट जो हैं वो हेल्ड फॉर रिव्यूज़ में, एज सून एज़ पॉसिबल मैं उनके रिप्लाई करूँगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।